आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस को जो फर्मेट प्रिंसिपल पर आधारित हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज इन मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम बिकॉज, यानी जब कोई लाइट रे एयर या वैक्यूम को छोड़कर किसी अन्य मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसका स्पीड डिक्रीज होता है, क्यों? ऑप्शन है वी प्रोपोर्शनल टू म्यू, सेकेंड ऑप्शन है वी प्रोपोर्शनल 1/μ, थर्ड ऑप्शन है वी प्रोपोर्शनल म्यू, या चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन 2 है वो सही होगा, वी प्रोपोर्शनल 1/μ, क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम पे डिपेंड करती है। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना अधिक होगा उतना उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें लाइट का स्पीड अधिक होगा। तो हमारा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/μ के। ऑप्शन 2 हमारा इसमें सही है। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, अ मीडियम हैव हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड, यानी किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर हो तो उसको हम कैसा मीडियम कहेंगे? ऑप्शन फर्स्ट है लोअर ऑप्टिकल डेंसिटी, सेकेंड ऑप्शन है हायर ऑप्टिकल डेंसिटी, थर्ड ऑप्शन है हम दोनों कह सकते हैं लोअर और हायर ऑप्टिकल डेंसिटी, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। जो मीडियम होता है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है। यदि मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हायर है तो मीडियम हायर ऑप्टिकल डेंसिटी का होगा, और यदि मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोअर है तो लोअर ऑप्टिकल डेंसिटी का होगा। अगला क्वेश्चन है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट विच ट्रेवल बाई लाइट रे कॉल्ड। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट जो लाइट के द्वारा ट्रेवल की जाती है उसको हम कैसा पाथ कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट ऑप्टिकल पाथ, सेकेंड ऑप्शन ज्योमेट्रिकल पाथ, थर्ड ऑप्शन दोनों कह सकते हैं, और चौथा ऑप्शन है फर्मेट्स पाथ। तो इसको हम जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन टू पॉइंट ट्रेवल बाय लाइट रे उसको हम ज्योमेट्रिकल पाथ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच पाथ इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, ऐसा कौन सा पाथ है जो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है? ऑप्शन है ऑप्टिकल पाथ, सेकेंड ऑप्शन है फर्मेट्स पाथ, थर्ड ऑप्शन है ज्योमेट्रिकल पाथ, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो जो हमारा ज्योमेट्रिकल पाथ होता है वो इससे नहीं डिपेंड करता है कि वो जो मीडियम है वो किससे सराउंडेड है। तो हमारा इसमें ऑप्शन थर्ड ज्योमेट्रिकल पाथ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ म्यू ऑफ द मीडियम एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट रे इन मीडियम नोन एज, यानी यदि हम डिस्टेंस को उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करें जिस मीडियम में लाइट रे ट्रेवल कर रही है डिस्टेंस को, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको ऑप्शन है हमारे पास रे पाथ, सेकेंड ऑप्शन है फर्मेट्स पाथ, थर्ड ऑप्शन है ऑप्टिकल पाथ, और फोर्थ ऑप्शन है एक्चुअल पाथ। तो जब हम ऑप्टिकल पाथ को डिफाइन किए थे कि ऑप्टिकल पाथ होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ज्योमेट्रिकल पाथ, तो जब हम डिस्टेंस को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस जो पाथ जो हमको मिलता है उसको हम ऑप्टिकल पाथ कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन थर्ड इसमें सही हो जाएगा, ऑप्टिकल पाथ। अगला क्वेश्चन है, फर्मेट्स प्रिंसिपल इज गिवन फॉर टाइम टेकन बाय लाइट रे। फर्मेट्स ने जो प्रिंसिपल दिया है वो टाइम टेकन कितना होता है उसके अकॉर्डिंग फर्मेट्स के? तो ऑप्शन है मैक्सिमम, सेकेंड ऑप्शन है मिनिमम, थर्ड ऑप्शन है स्टेशनरी, फोर्थ ऑप्शन है एक्सट्रीमम। तो जो फर्मेट्स ने प्रिंसिपल दिया उसमें टाइम टेकन या तो मैक्सिमम हो सकता है, या तो मिनिमम हो सकता है, या तो स्टेशनरी हो सकता है, इसीलिए उसको हम एक्सट्रीमम कहते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फर्मेट्स प्रिंसिपल लाइट चूज अ पाथ विच इज। हमने फर्मेट प्रिंसिपल को दो तरीके से डिफाइन किया था, एक तो टाइम टेकन के लिए, एक तो ऑप्टिकल पाथ के लिए। तो ऑप्टिकल पाथ के लिए टाइम जो होगा ये चूज ऐसा पाथ चूज करेगी जिसके लिए ऑप्टिकल पाथ या तो मैक्सिमम होगा
या मिनिमम होगा या स्टेशनरी होगा, इसलिए हम इसको कहेंगे एक्सट्रीमम पाथ को चूज करेगी। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर इन अ सेम प्लेन। ऑप्शन है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑप्शन 2 सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑप्शन 3 फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ऑप्शन 4 ऑल एबव। तो जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल जो ड्रा किया जाता है इंसिडेंट पॉइंट पे, वो तीनों सेम प्लेन में होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के फर्स्ट लॉ के लिए। तो हमारा ऑप्शन 1 इसमें सही हो जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ लाइट रे स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन एट पॉइंट पी रीचेज टू पॉइंट बी एज शोन इन फिगर, फाइंड द एक्चुअल पाथ। एक लाइट रे है जो पॉइंट ए से स्टार्ट हो रही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पॉइंट पी से रिफ्लेक्ट होकर वो पॉइंट बी पे पहुंच रही है। तो इसका एक्चुअल पाथ निकालना है। तो इसका एक्चुअल पाथ होगा ए पी प्लस पी बी, लेकिन इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। हमको रेडियस दिया है ए ओ, जो हमको इसको सर्कल ड्रा करेंगे तो हमको एक मिलेगा सर्कल ए ओ आर रेडियस का। तो ए बी का जो डिस्टेंस होगा वो 2r हो जाएगा। फिलहाल इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास ऑप्शन है l इक्वल टू 2r सेंटीमीटर, l इक्वल टू 3r सेंटीमीटर, l इक्वल टू r सेंटीमीटर, l इक्वल टू 2√2r सेंटीमीटर। इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ऑप्टिकल पाथ लेंथ को लिखेंगे जो लाइट द्वारा ट्रेवल किया जा रहा है ए और पी पॉइंट के बीच में। तो l इक्वल टू हो जाएगा ए पी प्लस पी बी, क्योंकि लाइट रे द्वारा ए पी और पी बी डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है पॉइंट ए से बी तक पहुंचने के लिए। अब हमारे पास ए ओ की वैल्यू है r सेंटीमीटर, तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी 2r सेंटीमीटर। और हम देख रहे हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा हो रहा है, पॉइंट एंगल ए पी बी 90 डिग्री का होगा। तो हम ए पी और पी बी की वैल्यू निकाल सकते हैं इस ट्राइंगल की मदद से। तो हम यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेंगे, इसी जो ट्राइंगल बन रहा है उसी तरीके का एक ट्राइंगल ड्रा कर लेंगे। यहाँ से हम एक बार एंगल ए को थीटा सपोज करेंगे, तो यहाँ से हम साइन थीटा लेंगे तो हो जाएगा पी बी अपॉन 2r, और पी बी की वैल्यू मिल जाएगी 2r साइन थीटा। ए पी प्लस पी बी की वैल्यू निकालना है, तो पी बी की वैल्यू हो गई 2r साइन थीटा। अब हम एक बार कॉस थीटा लेंगे तो ए पी अपॉन 2r होगा, और फिर हम इसको लिख सकते हैं 2r कॉस थीटा। तो ए पी और पी बी की वैल्यू इस ट्राइंगल से निकाले हैं तो हमको मिला है 2r कॉस थीटा और 2r साइन थीटा। तो डायरेक्टली हम l इक्वल टू ए पी प्लस पी बी में इसको रख देंगे, तो l इक्वल टू हो जाएगा 2r कॉस थीटा प्लस 2r साइन थीटा। अब l इक्वल टू 2r को कॉमन कर लेंगे, 2r इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इसको इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 1 2 सपोज कर लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू फर्मेट प्रिंसिपल एक्चुअल पाथ को मैक्सिमम या मिनिमम दिखाने के लिए हम डी एल अपॉन डी थीटा को 0 दिखाते हैं। तो उसको दिखाने के लिए सबसे पहले हमको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब हम इसमें आर्बिट्ररी पॉइंट चूज करेंगे कि कौन सा एलिमेंट आर्बिट्ररी है। तो हम देख रहे हैं कि जो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है वो दोनों फिक्स है। यदि हम पी की पोजीशन को शिफ्ट करेंगे, यानी सरफेस पे जो पी है उसकी पोजीशन को यदि हम शिफ्ट करेंगे तो हमको डिफरेंट थीटा मिलेंगे। तो इसलिए आर्बिट्ररी जो है वो थीटा है। तो हम थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा डी एल अपॉन डी थीटा इक्वल टू 2r इंटू माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इसके बाद इसको अकॉर्डिंग टू फर्मेट प्रिंसिपल पाथ को मैक्सिमम या मिनिमम दिखाने के लिए डी एल अपॉन डी थीटा को 0 करते हैं। तो डी एल अपॉन डी थीटा को 0 करेंगे तो हो जाएगा 2r इंटू माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब 2r तो 0 होगा नहीं, 2r 0 होगा तो रेडियस ऑफ सर्कल 0 हो जाएगा, सारी कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो 2r इज नॉट इक्वल टू 0, 0 होगा तो माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 0 होगा। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। अब माइनस से माइनस कट जाएगा और दोनों को
एक में कर लेंगे, या तो कॉस में करें या तो साइन में करें। तो हमने इसको साइन में करके सॉल्व किया है। साइन थीटा कॉस थीटा की जगह लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब साइन से साइन हट जाएगा, मिलेगा हमको थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब थीटा को इधर कर लेंगे तो 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2। अब थीटा की वैल्यू आ गई पाई बाई 4। तो हम थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 इस एक्चुअल पाथ जो मिला हमको एल इक्वल टू 2r कॉस थीटा प्लस 2r साइन थीटा में रखेंगे। वहाँ पे रखने पे हमको ऑप्टिकल पाथ मिलेगा एल इक्वल टू 2r कॉस पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 4। अब यहाँ से हम कॉस पाई बाई 4 और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू रखेंगे, जो कि हमको पहले से ही पता होती है 1/√2। और 1/√2 रख कर इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा एल इक्वल टू 2/√2r, एल इक्वल टू 2/√2r सेंटीमीटर। अब हमारा ऑप्शन 4 एल इक्वल टू 2/√2r सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 हमारा सही है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लास एंड कार्बन डाइसल्फाइड आर। यानी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, सल्फ्यूरिक एसिड का, ग्लास का और कार्बन डाइसल्फाइड का क्रमशः दिया है। वाटर का है 1.33, सल्फ्यूरिक एसिड का है 1.43 और ग्लास का है 1.53 और कार्बन डाइसल्फाइड का है 1.63। तो हमको दिखाना है कि किस मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगी तो उसका स्पीड सबसे स्लो होगा। तो हमने आपको बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम पे। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा रहेगा उसमें लाइट का स्पीड जो होगा वो कम होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू है वो कार्बन डाइसल्फाइड में है 1.63। तो इसलिए जो स्लोवेस्ट होगा ट्रेवल लाइट रे के लिए जो वो कार्बन डाइसल्फाइड में होगा। ऑप्शन 4 हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 4/3 इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो हम यहाँ पे म्यू इक्वल टू C/V वाले फार्मूले का यूज करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। तो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है 4/3 और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दिया है जिसको हम स्मॉल v से डिनोट करेंगे 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमको स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम निकालना था। हमने एक फार्मूला पढ़ा था जब हमने फर्मेट प्रिंसिपल को स्टार्ट किया था, तभी म्यू इक्वल टू C/V। तो यहाँ पे हम ग्लास के लिए लिख रहे हैं तो हम इसको म्यू जी इक्वल टू C/V लिख सकते हैं। अब इसके बाद C की वैल्यू निकालना है तो म्यू जी इंटू स्मॉल v हो जाएगा इक्वल टू C। अब दोनों की वैल्यू रख देंगे म्यू जी की और स्मॉल v की और सॉल्व करेंगे तो हमको मिला है C इक्वल टू 2.67 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं कि ए वैल्यू उस ऑप्शन में है कि नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन है 1.67 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, थर्ड ऑप्शन है 2 × 6.7 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और चौथा ऑप्शन है 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमारा थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है। हमने जो वैल्यू निकाली थी वो 2 × 6.7 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो ऑप्शन हमारा थर्ड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 3/2 इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 2.67 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो हमको दो चीज़ें पता है इसमें, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। हमको स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर निकालना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहले ऑप्शन में दिया है 1.37 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और दिया है ऑप्शन 2 1.7
8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। थर्ड ऑप्शन दिया है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और 4 ऑप्शन दिया है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 3/2 और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दिया है c इक्वल टू 2.67 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो म्यू इक्वल टू c/v से इसको निकालेंगे और हम वाटर के लिए लिख रहे हैं तो म्यू डब्ल्यू इक्वल टू c/v लिख सकते हैं। c की वैल्यू दिया है, म्यू डब्ल्यू की वैल्यू दिया है, हमको v की वैल्यू निकालना है। तो इसको भी व्यवस्थित करके इसमें वैल्यू रख के हम निकाल सकते हैं। v इक्वल टू हो जाएगा c/म्यू डब्ल्यू और उसके बाद इसमें वैल्यू रखेंगे तो हमारा जो फाइनली आंसर आएगा 1.78 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ रहा है। अब हमारा ऑप्शन में देखते हैं कि ये कौन सा ऑप्शन है। तो इसमें हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, 1.78 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब अगला क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर विल बी। तो यानी 2 का दिया है हमको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया है और हमको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। फॉर 3 मीडिया यानी 3 मीडियम हो, एयर, ग्लास एंड वाटर, तो उसके लिए एक रिलेशन है म्यू डब्ल्यू अपान म्यू ए इंटू म्यू जी अपान म्यू डब्ल्यू इंटू म्यू ए अपान म्यू जी इक्वल टू 1 होगा। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इक्वल टू 1 होता है। हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया है 3/2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया है 4/3। हमको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो इसमें रखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, म्यू जी अपान म्यू डब्लू हमारे पहले रिजल्ट से, और इधर जाएगा तो 1 अपान हो जाएगा म्यू डब्लू अपान म्यू ए इंटू म्यू ए अपान म्यू जी। अब म्यू ए अपान म्यू जी की वैल्यू तो हमको नहीं पता है, हमको तो म्यू जी अपान म्यू ए की वैल्यू पता है। म्यू जी अपान म्यू ए की वैल्यू है 3/2। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा म्यू जी अपान म्यू डब्लू इक्वल टू म्यू जी अपान म्यू ए होल अपान म्यू डब्लू अपान म्यू ए। अब दोनों की वैल्यू हम इसमें रखेंगे, म्यू जी अपान म्यू ए की वैल्यू है 3/2 और म्यू डब्लू अपान म्यू ए की वैल्यू है 4/3। इसको वैल्यू रखेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू जी अपान म्यू डब्लू इक्वल टू हो जाएगा 9/8। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू जी अपान म्यू डब्लू की वैल्यू हो जाएगा 1.125। अब हम देख लेते हैं कि ऑप्शन में इतना दिया है, तो जो आंसर हमने ऑब्टेन किया है वो हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे ही दिया है 1.125। सेकेंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा और फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ लाइट रे इन एयर विल बी 45 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इन ग्लास 30 डिग्री, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो हमने एक रिलेशन बताया था साइन आई अपान साइन आर, जिसको हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू होता है म्यू टू अपान म्यू वन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, आई की वैल्यू दिया है 45 डिग्री और ग्लास की डिग्री जो वैल्यू दिया है, ग्लास का एंगल 30 डिग्री दिया है रिफ्रैक्शन। तो साइन आई के जगह हम साइन 45 डिग्री और साइन आर के जगह साइन 30 डिग्री रखेंगे और इधर हो जाएगा म्यू जी अपान म्यू ए।
तो म्यूजिक की वैल्यू तो हमको निकालना है, तो म्यूजिक की जगह हम म्यूजिक ही रहने दे रहे हैं। अब म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर हो जाएगा 1, और उसके बाद साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, होल अपान हो जाएगा 1/2 इक्वल टू म्यूजी। क्योंकि जो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 है, तो म्यूजी अपान 1 करने से कोई फ़ायदा होगा नहीं। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 2/√2 इक्वल टू म्यूजी, और इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा √2 इक्वल टू म्यूजी। तो हमारे ऑप्शन में जो 2 दिया है √2, वही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने फर्मेट प्रिंसिपल पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।